नाज़रीन, प्यूटन को असैसिनेट करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसको न्यूक्लियर वॉर से तंबी दे रहा है रशिया ने अनाउंस किया है कि अगर प्यूटन को असैसिनेट किया गया तो फिर न्यूक्लियर वॉर के लिए ये नेटो और बाकी वो ताकतें जो ये कर रही हैं फिर न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो जाए, आलमी जंग के लिए तैयार हो जाए नेटो, अगर प्यूटन को असैसिनेट किया जाता है। जो यूक्रेन की जंग जो नारा लगाया था ट्रंप ने, वो फिलहाल किसी तौर पर रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ ईरान जो है वो इस वक्त बहुत तैयारी पकड़ रहा है, सूरत हाल किसी भी तरफ जा रही है ट्रंप के साथ निपटने के लिए, और वहां नॉर्थ कोरिया वो भी अलर्ट के ऊपर है और नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर खत्म करने की बात ट्रंप ने की है, जिसका इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो नॉर्थ कोरिया से आया है, और उल्टा नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और एक्सपेंड कर देगा। साथ फिर चाइना के साथ कशीदगी चल रही है। तो ये चार जो ममालिक हैं, रशिया, चाइना, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, और इसके अलावा बाकी ममालिक जैसे कि वेनेजुएला, क्यूबा, तो ये कशीदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो बैकफायर हो रही हैं ग्लोबली और डोमेस्टिकली भी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ट्रंप ने पास किए हैं वो जुडिशरी ने रोक लिए हैं, तो उसकी पॉलिसीज का जो उल्टा नतीजा है वो इस वक्त निकल रहा है, और जो कशीदगी है वो बेसिकली बढ़ती चली जा रही है। यूक्रेन की जंग जो लग रहा था कि बड़ी आसानी के साथ रुक जाएगी, वो किसी तौर पर रुकती हुई नजर नहीं आ रही, और ट्रंप की कोई इंटेंशंस नजर नहीं आ रही हैं फलस्तीन का मसला पुरअमन तरीके से टेबल के ऊपर बैठकर हल करने के हवाले से। तो यहां पर भी जो मामलात हैं वो दोबारा से कभी भी बैटल की तरफ चले जाएंगे, दोबारा से यहां पर जंग की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जो परमानेंट सॉल्यूशन है उसकी तरफ ट्रंप फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहां रेजिस्टेंस जो है वो अगले फेज के लिए, दोबारा से जंग के लिए अपनी तैयारी जो है वो साथ साथ जारी रखे हुए है। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने शेयर करते हैं, लेकिन एक जो इंतहाई गैर मुतवक्का खबर सामने आई है रशिया के हवाले से, प्यूटन के हवाले से। यानी खबरें तो ये चल रही थी कि अच्छा जी यूक्रेन की जंग है, रुकने जा रही है, प्यूटन और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है, जैसे दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई है। बहुत अरसा हो गया, पिछले एक महीने से वर्ल्ड वॉर जब डिस्कस नहीं हुई, लेकिन अभी वो खतरा टला नहीं है। और आज जो रशिया की स्टेटमेंट सामने आई है, जरा देखिए, प्लॉट टू असैसिनेट प्यूटन, डायरेक्ट पाथ टू न्यूक्लियर वॉर। आपको पता है नाज़रीन, जो पहली आलमी जंग थी वो भी एक असैसिनेशन से शुरू हुई थी। एक बादशाह थे, प्रिंस थे, उनकी जो हलाकत है, उसकी जो असैसिनेशन है, वहां से आलमी जंग का जब आगाज हुआ था। तो आप देखेंगे दुनिया किस खतरनाक मोड़ के ऊपर खड़ी हुई है। आज रशिया ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं प्यूटन को असैसिनेट करने के लिए। इवन प्यूटन का एक बड़ा फेवरेट जो पैलेस उन्होंने बनाया हुआ है उसको भी उन्होंने अबंडन कर दिया है, यानी वहां पर जाना छोड़ दिया है फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। तो बात यह है कि प्यूटन को असैसिनेट करने की कौन कोशिश कर रहा है? नेटो के बगैर तो ये हो नहीं सकती, यूक्रेन में तो इतनी पावर नहीं है, तो ये नेटो ही है जो असैसिनेशन की अटेम्प्ट्स कर रहा है। तो आप अंदाजा करें कि कितनी खतरनाक अटेम्प्ट्स, कितनी खतरनाक पॉलिसीज उस वक्त आगे बढ़ाई जा रही हैं। मतलब प्यूटन के हवाले से आज रशिया ने बताया है कि उनको असैसिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स जो है वो की जा रही हैं, और हम कोई दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो ताकतें ऐसा कर रही हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो जाए। कोई दूसरी बात नहीं होगी, सीधा न्यूक्लियर अटैक होगा, न्यूक्लियर जंग के लिए फिर वो ताकतें, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर दुनिया जो है जो ये सारा कुछ कर रहे हैं वो न्यूक्लियर वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो मतलब दुनिया में वो दोबारा से वो खौफ, वो शिद्दत वो लौट आई है, और न्यूक्लियर वॉर की, वर्ल्ड वॉर की जो डिबेट है वो इस खबर के साथ जो है वो लौट आई है। इससे आगे ना चले तो जरा आगाज हम ईरान से करते हैं और फिर तमाम चीजों को कनेक्ट करते हैं। एक तो अब इस बात को आप समझ रहे हैं कि तमाम वाकयात कनेक्टेड हैं, और ये जो मिडिल ईस्ट का मामला है, जो फलस्तीन का मामला है, होने वाले तमाम इवेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ असरअंदाज होते हैं। तो ईरान से हम जरा आगाज करते हैं। ईरान के हवाले से जो सबसे बड़ी डिबेट इस वक्त ये पाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हो रही है, गवर्नमेंट्स के दरमियान हो रही है, जिसके ऊपर एनालिसिस हो रहे हैं, रिपोर्ट्स लिखी जा रही हैं, और वो ये है कि ट्रंप क्या पॉलिसी लेता है टुवर्ड्स ईरान। ट्रंप जो है वो, इससे पहले हमने देखा कि उसने जो पॉलिसीज ईरान की तरफ, मतलब हार्श पॉलिसीज, अमेरिका की रिवायती पॉलिसीज हैं, और ट्रंप आकर और भी हार्श पॉलिसीज लेता है। और ट्रंप ने तो पूरी इलेक्शन कैंपेन में इसका क्रेडिट लिया है कि मैंने तो ईरान को जो है वो दिवालिया कर दिया था। तो अब एक इजरायली लॉबी है जो ईरान के ऊपर हमला करवाना चाहती है, और अमेरिका उस पोजीशन में नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक इशारा यह भी दिया है कि वो दोबारा से जो न्यूक्लियर डील है उसको रिवाइव करना चाहता है। ठीक है,
अब यहां पर ईरान को ट्रस्ट नहीं कर रहा है ट्रंप के ऊपर। भाई वो ट्रस्ट किस अंदाज से करें, क्यों करें? एक तो अमेरिका और ऊपर से वो ट्रंप जिसने खुद ही ये न्यूक्लियर डील तोड़ी थी, और इतना बड़ा एक एरोगेंस। और आप देखें कि यकतरफा अमेरिका जो है, ट्रंप जो है इस डील से निकल गया था, इंतहाई गैर संजीदगी और इंतहाई तकब्बुर। तो उस ट्रंप के ऊपर, वैसे अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, फिर उस ट्रंप के ऊपर एतबार किस तरह से किया जाए? तो इस वक्त ईरान जो है उसने आज स्टेटमेंट जारी किया है कि वो तमाम पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार है। ईरान अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको बढ़ाता चला जा रहा है। हमने ईरान के हवाले से देखा कल के उन्होंने रोबोट आर्मी उतार दी है, जंगी तैयारी हासिल कर रहे हैं, न्यूक्लियर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। इसके अलावा एक के बाद एक सरप्राइज है जो ईरान दे रहा है। रीजनली उनकी पोजीशन और बेहतर हो रही है, ग्लोबल पावर्स के साथ उनके ताल्लुकात और बढ़ रहे हैं, उनकी जो बयानियां है उसमें और मजबूती आ रही है। तो ईरान आज एक ऐसा ताकतवर मुल्क है जिसके ऊपर अमेरिका हमला नहीं कर सकता, और इजराइल तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं कर सकता है। तो लेकिन ट्रंप क्या पॉलिसीज लेता है और जो वो लारा लगा रहा है न्यूक्लियर डील का, ईरान को कोई ट्रस्ट नहीं है अमेरिका के ऊपर। अगर डील नहीं होती तो फिर सवाल यह है कि फिर मामलात किस तरफ जाएंगे। वी हैव मल्टीपल सिनेरियोज रेडी रिगार्डिंग ट्रंप एंड आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज। ये ईरानियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल मौकफ है वो इस वक्त सामने आया है। सबसे बड़ी डिबेट के टुवर्ड्स ईरान क्या पॉलिसी होती है। तो ईरान ने आज बताया है कि हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं, उसकी हमने तैयारी की हुई है कि अगर ट्रंप ये पॉलिसी लेगा तो हम क्या जवाब देंगे, ये पॉलिसी लेगा तो क्या। तमाम जो पॉसिबिलिटीज हैं, तमाम जो सिनेरियोज हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। We have not yet taken any decision regarding the upcoming negotiations, and our previous experience with the nuclear agreement led to the lack of trust in other party। जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा है अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के हवाले से, हमारा वो मिसट्रस्ट है। The state of mistrust still exists and persist in our relations with United States। अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अदम एतमाद से भरपूर हैं, और हम किसी तौर पर अमेरिका के ऊपर जो एतमाद है वो नहीं कर सकते हैं। ये ईरान की आज की गैर मामूली स्टेटमेंट आई है। देखें, इंपॉर्टेंट है ना कि टुवर्ड्स ईरान अमेरिका की पॉलिसी क्या होती है। अभी नेतन्याहू 4 फ़रवरी को मुलाकात करने जा रहा है, तो सारा फोकस जो है वो ईरान के ऊपर होना है। नेतन्याहू तो समझ ले पिछले 30 सालों से कोशिश कर रहा है ईरान के ऊपर हमला करवाने के लिए। अब ये डिसाइडिंग मोमेंट है और अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है। तो नजरें हैं कि भाई क्या होता है, न्यूक्लियर डील होती है, नहीं होती। अगर नहीं होती तो फिर मामलात किस तरफ जाएंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ईरान कह रहा है कि हमें ट्रस्ट ही नहीं है। तो बात नाज़रीन यहां पर यह है कि जो ट्रंप है वो अपने आप को माहिर समझता है। वो बताता है अपने आप को कि मैं कोई डील करने का माहिर हूं, यानी किसी के साथ भी मामलात तय करने का मेरे पास सबसे ज्यादा आर्ट ऑफ डील है। लेकिन असल बात यह है कि ट्रंप एक गैर संजीदा और एक एरोगेंट आदमी है, एक एरोगेंट आदमी है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है, और एक इंतहाई गैर संजीदा लीडरशिप है। अब आप जरा ग्राउंड रियलिटीज को देखें। वो ईरान क्यों ट्रंप के साथ किसी तरह की डील करेगा जिसको खुद ट्रंप ने तोड़ा हुआ है? तो ईरान मतलब सारा तो चीजें उनके सामने हैं। क्या चीज ट्रंप ऐसी ऑफर करेगा, क्या ऐसी बात करेगा कि ईरान को यकीन आ जाएगा? आप देखें, जो पिछली न्यूक्लियर डील थी वो कई साल चली थी, कई साल उसके ऊपर डिस्कशंस होती रही, कई साल की डिस्कशंस और निगोशिएशंस के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ ये डील हुई थी, और इसके कई गारंटर्स थे। लेकिन ट्रंप ने आकर यकतरफा ऐसे तोड़ दी। तो एतबार नहीं है, किसी तौर पे एतबार नहीं है। इसलिए जो गैर मामूली बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ईरान जो है वो उसने ये भी बताया है कि वो यूरोप के साथ टॉक्स कर रहा है। यूरोप के साथ टॉक्स कर रहा है वो यूरोप जो कह रहा है कि वो अपनी पॉलिसी को शिफ्ट ला रहा है रिगार्डिंग इजराइल एंड अमेरिका, अपनी पॉलिसीज अलग से बनाने जा रहा है। तो ईरान किससे डील कर रहा है? ईरान यूरोप के साथ डील कर रहा है। वी आर करेंटली मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर निगोशिएशंस विद यूरोपियन कंट्रीज एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ अदर पार्टीज। हम किसके साथ इन टॉक्स हैं? हम जनाब इन टॉक्स हैं यूरोप के साथ। तो ये गैर मामूली जो है ना डेवलपमेंट्स है जो यहां पर हो रही हैं। और फिर आप जरा देखिए ट्रंप के हवाले से आज क्या खबर सामने आ रही है। ट्रंप आज एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने जा रहा है। अब ये तमाम चीजें देखें कैसे लिंक हो रही हैं। ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू इशू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टुडे ऑन कम्बैटिंग एंटीसेमिटिज्म। ट्रंप आज एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने जा रहा है एंटीसेमिटिज्म से निपटने के लिए। और भाई कौन सा एंटीसेमिटिज्म? इसका मतलब यह है कि ट्रंप जो पॉलिसी लेकर आने वाला है उसमें जो प्रो पैलेस्टाइन एलिमेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स, लोग, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको डिपोर्ट किया जाएगा। उनके खिलाफ हार्श
जो इकदामात हैं वो उठाए जाएंगे, सख्त इकदामात उठाए जाएंगे जो प्रो पैलेस्टाइन है। मतलब एंटीसेमिटिज्म क्या है, तो इसकी आड़ के अंदर बेसिकली फलस्तीन हिमायती जो एलिमेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो इदारे हैं, और अब तो हर कोई प्रो पैलेस्टाइन है। और आप देखें यूनिवर्सिटीज के अंदर किस तरह से मुजाहरे हुए, तो ये करने जा रहा है। तो ट्रंप के ऊपर कौन एतबार कर सकता है? इंतहाई गलत डायरेक्शन के अंदर बेसिकली ट्रंप जा रहा है, और ये इस बात का सबूत है कि ये कोई मामला अमन की तरफ जो है वो, और टेबल के ऊपर बैठकर कोई हल करने के हवाले से या फलस्तीनी रियासत बनाने के हवाले से मामला जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये दोबारा से जंग ही में मामला जो है वो तय होंगे। इसको आप जरा आगे कनेक्ट करते जाएं, एक के बाद एक पॉलिसी ट्रंप की फेल हो रही है, और यूएस का जो डोमिनेंस है वो चैलेंज हो रही है, यूएस का जो एम्पायर वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और मुल्क ज्यादा आगे बढ़कर अपने फैसले ले रहे हैं। अब जरा देखिए ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के हवाले से आज क्या शोशा छोड़ दिया है, क्या स्टेटमेंट जारी की है। ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप सीक्स कंप्लीट डी-न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया। ग्राउंड से हटकर इंतहाई गैर संजीदा बातें, गैर संजीदा पॉलिसी। अब कह रहे हैं जी, मतलब अमेरिका अपना दुश्मन कहता है नॉर्थ कोरिया को, और अचानक से ट्रंप आकर कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया को डी-न्यूक्लियराइज होना होगा। ये कितनी अजीब सी बात है। ये वही बात है जैसे वो कह रहे हैं कि गजा से निकलना होगा फलस्तीनियों को, और भाई नॉर्थ कोरिया, उसकी सिक्योरिटी की जमानत न्यूक्लियर है। तो एक तरफ नॉर्थ कोरिया को दुश्मन बनाया हुआ है, तो नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर गिव अप क्यों करेगा, अपने न्यूक्लियर वेपन्स है वो क्यों इनके हवाले करेगा, डी न्यूक्लियराइज वो क्यों होगा? मतलब क्या सिक्योरिटी होगी, क्या जमानत होगी कि नॉर्थ कोरिया जब मान जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आज आगे से नॉर्थ कोरिया का और सख्त रद्द-ए-अमल आया। किम जोंग अन वॉज टू कंटिन्यू नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसमें उन्होंने कहा कि इट्स न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट इनडेफिनेटली, हम तो इसको और आगे जो है वो बढ़ाएंगे। तो ट्रंप कह रहा है नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर देना होगा, और नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम तो इसको, बल्कि हम देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो एक के बाद एक मिसाइल भी टेस्ट कर रहा है, अपनी पावर को बढ़ा रहा है। तो ट्रंप के जो फैसले हैं बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से बैकफायर हो रहे हैं, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसीज का उल्टा नतीजा आ रहा है, और जो इजराइल को बचाना है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता है। मिसाल के तौर पे शाम से इनखला जैसा कि ट्रंप को करना पड़ गया है। इजराइल का जो काम है वो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, और वर्ल्ड ऑर्डर की हालत आपके सामने है। फिर आप देखिए इसको आगे कनेक्ट करिए और यूक्रेन के मामले के ऊपर आ जाते हैं। प्यूटन के साथ बात करनी है, प्यूटन के साथ मुलाकात होनी है अभी ट्रंप की, और जंग बंदी की बात कर रहा है ट्रंप। लेकिन सवाल यह है कि जंग बंदी कैसे होगी? जरा सोचे ना, ये कोई खेल तो नहीं है, बच्चों का खेल तो नहीं है ये कुछ कहने। ट्रंप ने तो यह भी कहा था कि वो इलेक्ट होने के 24 घंटों के बाद जो है, यानी सदर बने के 24 घंटों के अंदर अंदर यूक्रेन की जंग बंद करवा देगा, जो कि नहीं हुई, किसी तौर पर नहीं हुई, और ना इस तरह से होती किसी तौर पर नजर आ रही है। तो सवाल यह है कि जब मतलब ट्रंप कह रहा है कि मैं माहिर हूं डील करने का, तो बात यह है कि ग्राउंड रियलिटीज इससे मुख्तलिफ है। जब वो प्यूटन के साथ बात करेगा तो क्या चीजें ऑफर करेगा रशिया को कि रशिया मान जाएगा? यानी रशिया ऑन ग्राउंड फाते है, और उसकी फतह के रिवर्स होने के कोई चांसेस ही नहीं है, और रशिया किसी जल्दी के अंदर नहीं है कि वो बस जल्द अज जल्द इसको समेटना चाहता है। जब तक उसकी शरात पूरी नहीं हो जाती, रशिया जो है वो वहां पर बैठा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सपैंड कर रहा है। और रशिया की शरात है कि नेटो नहीं होगा, दोनबास के इलाके वापस नहीं होंगे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी शरात है। अगर ये मनोअन मान ली जाती हैं तो कितना बड़ा सेटबैक होगा, नेटो का इख्तिताम होगा, यूरोप के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, अमेरिका के लिए कितनी बड़ी डिफीट होगी, और नेटो तो मुकम्मल तौर पर समझ लें कि उसका कबाड़ा हो जाएगा। अगर ये शराइत नहीं मानी जाती हैं तो फिर जंग कैसे रुकेगी? ठीक है, तो ये एक ऐसा क्राइसिस है। इसीलिए रशिया ने कहा है कि हम कोई इस खुशफहमी में नहीं है कि कोई ये मैजिकली आकर जो है वो जंग बंद हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर भी क्राइसिस है और मसला है। और फिर जो प्यूटन को असैसिनेट करने की बात कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, फिर अभी क्या हुआ है कि यूक्रेन की जंग और तेज हो गई है। अभी खबरें जो वहां से आ रही हैं, कोई 100 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन की जानब से फायर हो गए हैं रशिया के ऊपर। यूक्रेन की जानब से 100 से ज्यादा मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो रशिया के ऊपर फायर हो गए हैं जब जंगबंदी की बात हो रही है। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये इतना सादा नहीं है कि जंग टल गई और अमन हो गया। अमन कहीं भी नहीं है, अमन सिर्फ नारों के अंदर था, लेकिन चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। आगे से रशिया ने भरपूर अटैक्स किए हैं, टारगेटिंग मिलिट्री एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज, स्टोरेज एंड असेंबली एरियाज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन बोट्स बिलोंगिंग टू यूक्रेनियन फोर्सेस। बहुत बड़ी शदीद बमबारी, शदीद
यानी आप समझ लें कि पिछले 15-20 दिनों में ये सबसे शिद्दत वाली लड़ाई है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन आगे जरा देखें, चाइना ने जो जबरदोश किया है और चाइना के जो जल्जले हैं जो इधर उन्होंने दिए हैं, अमेरिकी जो टेक्नोलॉजी की पूरी मार्केट है वो अभी तक खत्म नहीं हुए, अभी तक वो शॉक वेव्स खत्म नहीं हुई है, अभी तक उसके मतलब हिला हुआ है अमेरिका पूरी तरह से और अभी तक सख्ते के अंदर है। अभी समझ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है। और आप देखें ना, शदीद जिल्लत हुई है। ट्रंप ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा मार्का मारा। उसने अमेरिका के तमाम जो बड़े टेक जायंट्स हैं, यानी आप देखें ये वो टेक जायंट्स हैं जो दुनिया की भाई जो अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है वो ये वाले टेक जायंट्स बना रहे हैं, इनकी सरपरस्ती के अंदर है। मतलब जो अल्टीमेट टेक्नोलॉजी आप दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है वो जो टेक जायंट्स हैं वो ट्रंप ने अपने साथ खड़े किए और $500 बिलियन का अनाउंस कर दिया स्टारगेट, जिसमें जापान के जो बैंक है उसकी इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें यूएई की 20% इन्वेस्टमेंट थी और ममालिक की इसमें इन्वेस्टमेंट थी, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज है मतलब सारी टेक जायंट्स की। उधर से चाइना ने छोटा सा पटाखा छोड़ा $5.6 मिलियन, सिर्फ 50-60 लाख डॉलर्स का, और वहां $500 अरब की बात हो रही है और उन्होंने $1 ट्रिलियन को वाइप आउट कर दिया। मतलब जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका की उसको सबसे बड़ा धचका, $1 ट्रिलियन का लॉस। अभी तक वो उस बात से अभी बाहर नहीं आए हैं, उस शॉक वेव से अभी तक बाहर है, वो सख्ते में है और शदीद जिल्लत। अगर ट्रंप को ये अंदाजा होता कि चीन ने ये करना है तो ट्रंप कभी भी ये प्रोजेक्ट अनाउंस ही ना करता। शदीद जिल्लत है ना कि वो तो वहां पर बड़े तकबराना अंदाज के अंदर इस तरह से बता रहे थे कि अमेरिका पता नहीं क्या कर जाएगा और अमेरिका जो है वो सारी दुनिया को पीछे छोड़ जाएगा, लेकिन उधर से चीन ने छोटा सा पटाखा छोड़ दिया और उसके बाद जो है वो अब देखें ना वो प्रोजेक्ट का क्या बनेगा, क्या वो प्रोजेक्ट आगे चलेगा? वो मतलब $500 बिलियन वो अनाउंस कर रहा है, लेकिन क्या अब वो आगे बढ़ सकेगा? उसके लिए हजारों एकड़ की जमीन खरीदा जाना थी और एनर्जी के मंसूबे लगने थे और न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए और मतलब बड़ा महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी थी वो बैठकर सोच रहे हैं कि क्या ये अब करनी बनती है या नहीं। सऊदी अरेबिया सोच रहा है कि हमने तो $1 ट्रिलियन अनाउंस कर दिया है तो क्या अमेरिका में करना ये अभी बेनिफिशियरी है या नहीं है। यूएई सोच रहा है, जापान जिसने इन्वेस्टमेंट करनी थी वो सोच रहे हैं, खुद टेक जायंट सोच रहे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी ऑन स्टेक आ गई है। और इससे फिर अगला खौफ ये है कि ये तो चीन ने अभी आगाज किया ना, अभी चीन इसके बाद और क्या लेकर आएगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉर शुरू हुई है, टेक वॉर का आगाज हुआ है जिसमें चीन ने पहली गोली चलाई है। इसके बाद चीन क्या लेकर आता है, अभी तो ये स्टेट लेवल के ऊपर हुआ ही नहीं है। ट्रंप तो कर रहे हैं ना अपने स्टेट लेवल के ऊपर और अपनी सारी ताकत वहां से, तो ये प्राइवेट फर्म से सामने आया है चीन का इसमें, और $5.6 मिलियन ओनली। बच्चों के खिलौने वाली बात हो गई ना। अभी चीन और क्या लेकर आएगा इसमें अब वो इंतजार कर रहे हैं कि अगला सरप्राइज जो है वो क्या आता है। तो अमेरिका की जो डोमिनेंस है वो यहां पर चैलेंज हो रही है, तो अमेरिका के पास स्पेस नहीं है कि वो मजीद जंगों को किस तौर पर अफोर्ड कर सके। ये चीजें इस तरह से आप लिंक करें और उधर से ट्रंप की पॉलिसीज बैकफायर हो रही हैं, ऊपर से चाइना, ऊपर से ईरान, ऊपर से रशिया, ऊपर से नॉर्थ कोरिया, ऊपर से सदरन अमेरिका के ममालिक और दरमियान में नेतन्याहू पूरी तरह से जबरदस्त। आप देखें ना कि जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं वो डोमेस्टिकली भी चैलेंज हो रही हैं। एक तो जो उसने बर्थ का जो एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया था कि जो बच्चा पैदा होगा उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, जुडिशरी ने वो रोक लिया। एक और फेडरल लॉ उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर उसने दिया, वो रोक लिया। यूएस जज टेम्परेरीली सस्पेंड्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन टू स्टॉप फेडरल ग्रांट्स एंड लोन्स। मतलब जुडिशरी रोक रही है, मतलब ट्रंप की जो इंप्लीमेंटेशन है पॉलिसीज की वो भी नहीं हो रही और उल्टा नतीजा। अब आप देखें तालिबान के हवाले से खबर आई थी कि जी तालिबान वापस करें $7 बिलियन का जो मिलिट्री छोड़कर गया अमेरिका, तो तालिबान ने कैटेगोरिकली उसको रिजेक्ट किया। ये आज से 4-5 दिन पहले की बात है। मतलब कहीं पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और जो उसने गजा के ऊपर पॉलिसी बयान दिया है, जो ग्रीनलैंड के ऊपर यूरोप, वो तो टोटल उसका मतलब नुकसान ही हुआ है, अमेरिका को डैमेज ही हुआ है। फिर आप देखिए सीरिया के हवाले से जो खबर है, एक तो इजराइल ये कह रहा है कि वो वहां पर लंबा अरसा रहेगा। इजरायली ट्रूप्स टू रिमेन एट टॉप ऑफ सीरियास माउंट हरमोन इनडेफिनेटली, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। लेकिन कैसे रहेगा, रह नहीं सकता है। लेबनान से भी निकलना पड़ेगा, गजा से निकलना पड़ रहा है, और सीरिया में मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे इजराइल यहां पर रह नहीं सकेगा। और वहां पर जो सरप्राइज मिला है, सीरियन अथॉरिटीज और रशिया के दरमियान कॉपरेशन के हवाले से नई खबर आई है।
रशिया एंड सीरिया एक्सप्रेस ड्यूरिंग द डेलीगेशन विजिट टू दमास्कस दे डिजायर टू डेवलप कॉपरेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप होगी रशिया और सीरिया के दरमियान। तो मतलब इजराइल जो है ना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आखिरी खबर देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल की गजा के हवाले से। इजरायली फौजी जो गजा के अंदर लड़े हैं और जो जुल्म उन्होंने वहां पर किया है, आज जरा इनकी जुबानी देखिए, अपनी शिकस्त को किस तरह से तस्लीम कर रहे हैं। मिलिट्री फोर्स अलोन कैन नॉट सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। अंदाजा कर लें ये वो इजरायली फौजी हैं जिन्होंने जाकर सारे जुल्म ढाए और प्रैक्टिकली जाकर देखा है हमास की पावर को। और वो आज बैठकर यानी नाकाबिले तस्खीर इजरायली आर्मी के फौजी बैठकर कह रहे हैं, टाइम ऑफ इजराइल की खबर है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व ही नहीं, मिलिट्री पावर सॉल्व ही नहीं कर सकती है। मिलिट्री पावर नहीं सॉल्व, भाई बातचीत करना पड़ेगी। इजरायली फौजी बैठकर टीवी के ऊपर कह रहे हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल को जो है वो कह रहे हैं। तो इससे बड़ी और ह्यूमिलिएशन और डिफीट की बात क्या होगी। तो ये खबरें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इजराइल जो भी मंसूबे बनाता है, आगे जंग लड़ने की तैयारी करता है, तो वो जंग लड़ेगा तो मुंह की खाएगा। ये उसके अपने फौजी एतराफ शिकस्त कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग हमास द आईडीएफ डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होम्स। इजरायली फौज सिर्फ क्या कामयाबी हासिल की, घरों को जाकर गिराया है। वी नीड अ स्ट्रेटजी दैट बैलेंस सिक्योरिटी, मॉरल कंस्ट्रेंट्स एंड ह्यूमन कॉस्ट। ये इजरायली फौजी कह रहे हैं कि हमें मॉरल जो तकाजे हैं उनको सामने रखना चाहिए। तो ये मुकम्मल कबाड़ा हो रहा है इजराइल का। और जो ग्लोबल लड़ाई है, जो रीजनल लड़ाई है, उसमें आप देखें कि इजराइल कहां पर फिट हो रहा है, नेतन्याहू की पॉलिसीज, नेतन्याहू के एम्बिशंस कहां पर फिट हो रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।